चले, गुड मॉर्निंग। चलिए इधर ध्यान दीजिए सबको, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मूल अधिकार हो चुके थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो चुके थे, भाग 4 भी हो चुके थे, है ना। मूल कर्तव्य भाग 5 हम लोग देख रहे हैं। भाग 5 के अंतर्गत आपके कार्यपालिका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बताया हूं, भाग 5 को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। और भाग 5 के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कार्यपालिका, लेजिस्लेचर इसको बोलते हैं ना। तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपके राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पहले आपके जो आर्टिकल है उसको मैं कल बताया था, उसको पहले डायरेक्ट आपको पहले याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल आपके सबसे पहले आपके क्या है, आर्टिकल 52। 52 में आपके क्या है, राष्ट्रपति का पद है। 53 में आपके क्या है, कार्यपालिक शक्ति है। ठीक है, 54 में आपके क्या है, निर्वाचक गण, मतलब निर्वाचक मंडल, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, इसमें आप क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस, है ना। 56 में आपकी क्या है, कार्यकाल या अवधि इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके 57 में है पुनः निर्वाचन। ठीक है, पुनः निर्वाचन। और उसके बाद आपके 58 में आपके क्या है, अर्हताएं या योग्यता कि क्या योग्यता चाहिए। और 59 में आपके क्या है, शर्तें। ठीक है, कि पद में अगर बने रहेंगे तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। 60 में आपके क्या है, शपथ। 61 में आपके क्या है, महाभियोग, हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, और 62 में यह है कि इसका पद रिक्त नहीं होगा, ये आपके बोला गया है। तो ये आर्टिकल आपको डायरेक्ट पहले याद रखना है आपको। ठीक है, ये जो आर्टिकल है पूरा आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये इसी के पैरेलल ना आप लोग को क्या चीज याद रखना है, राज्यपाल को भी याद रखना है। लगभग लगभग समान है राज्यपाल का। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, राज्यपाल देखो, राज्यपाल मतलब हम लोग ये देख रहे हैं, संघ देख रहे हैं भाई, संघ के अधीन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, भाग 5 संघ, संघ के अधीन हम लोग पढ़े हैं इसको। ठीक है, वहीं हम लोग राज्य के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य के अंतर्गत आपके कमिंग कमिंग आर्टिकल 152 से लेकर आपके कितना तक है, 267 तक के, है ना। आर्टिकल 152 से आपके 267 तक के आपको मिलेगा, है ना। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं आपके, आज तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कहां तक हो चुका था, आहारताएं तक के, है ना। योग्यता आहारताएं तक के देख चुके थे। क्या क्या योग्यता चाहिए बताइए राष्ट्रपति के लिए। हम्म, है ना, लोकसभा के सदस्य हो नहीं, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कौन कौन से पद को लाभ का पद नहीं माना गया है ना। हाँ ठीक है, मंत्री मतलब राज्य के भी और केंद्र सरकार के अधीन जो भी मंत्री होंगे ना। अब आप कहते हैं शर्तें में, आर्टिकल 59 यहां तक के। ठीक है, तो चलिए आपकी इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग लिखे हैं इसको, कल भी लिखे होंगे इसको। ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं, चलो। चलिए आपके सबसे पहले आपके हैं अनुच्छेद 59, ये आपके राष्ट्रपति के लिए, आपके राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें लिख लेना, है ना। राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें, है ना। शर्तें मतलब होता है कि पद के दौरान, ठीक है, हम क्या क्या बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपके शर्तें हैं। तो सबसे पहले आपके हैं, यदि कोई सांसद या विधायक, है ना, जो मंत्री है, विधायक जो मंत्री थे, राष्ट्रपति शपथ लेता है, राष्ट्रपति के पद का, राष्ट्रपति के पद का शपथ लेता है
तो पूर्व पद मतलब सांसद या विधायक स्वतः क्या हो जाएगा? हाँ, स्वतः समाप्त माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये शर्तें हैं। ठीक है, कि यदि आप राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, अगर आप सांसद थे या विधायक थे, मंत्री जो भी, और अगर आप राष्ट्रपति बन गए हैं तो उस कंडीशन में तुरंत ही आपकी जो सांसद या विधायक की क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही पद लेंगे, है ना, मतलब पद ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट आपके हैं पद के दौरान, मतलब राष्ट्रपति के पद में रहते हुए पद के दौरान कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं किया जाएगा, लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, है ना, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करेगा। लाभ का पद मतलब क्या है? भारत सरकार के अधीन कोई भी नौकरी, है ना। और दूसरा है कि कोई भी अगर संस्था है या एनजीओ वगैरह है जिसमें अगर पेमेंट वेमेंट मिलता है, उस पद को भी ये ग्रहण नहीं करेगा, मतलब केवल राष्ट्रपति के रूप में ही काम करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पद के दौरान कोई भी आपके लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा आपके हैं इसके पद में रहते हुए इनके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जाएगा, है ना। इसके पद में रहते हुए इसके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जाएगा, को कम नहीं किया जाएगा। बढ़ा भले सकते हैं ना, लेकिन कम नहीं कर सकते। भाई जैसे अगर अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं, 5 लाख रुपए उसका पेमेंट है, ठीक है, अब इसको हम 4 लाख नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, भले हम बढ़ा सकते हैं, 6 लाख भले कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि पद के दौरान हम उसमें क्या नहीं कर सकते, उसमें कमी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके शर्तें हैं, ध्यान रखेंगे। और आपकी क्या है इसमें शर्तें? इसके पद में रहते हो इसके वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती, ना। दूसरा है कि इसको सरकारी सुविधाएं सभी चीज मिलेंगे, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब चीज इसको सुविधा मिलते हैं ना, वो पूरा खर्च आपके सरकार उठाती है। और ठीक है, अभी वर्तमान में अगर वेतन की बात करें तो कितना वेतन है, लिख लो यहाँ पास। वेतन 5 लाख है ना, अभी वर्तमान के आधार पर। और ये जो वेतन है आपके भारत के संसद के द्वारा, है ना, अधिनियम के माध्यम से तय किया जाता है। ठीक है, और वेतन 5 लाख है और ये संचित निधि पर भारित होंगे, ये लिखेंगे संचित निधि पर। बिल्कुल मिलता है, आधा। हाँ, हर दिन, हर महीना ही तो मिलेगा ना भाई, जब तनख्वाह भी महीने में मिल रहा है तो, है ना। तो 2.5 लाख होता क्या, सोचो देश का राष्ट्रपति है और 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, क्या है। हम्म? ठीक है, इस टाइम आपको बनाया जाएगा फिर। ठीक है, नहीं भाई, 1 महीने का 2.5 लाख, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। वो तो सबके लिए लागू होता है। अगर आप एक दिन के लिए भी विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं तो उसका पेमेंट के आधार पर आपको पूरा जीवन पर्यंत लाभ मिलेगा। सोचो, ज्यादा मिलता है। नहीं ज्यादा होगा क्योंकि भारित होगा, भारित। भारित मतलब इसका मतलब होता है, देखो इसको थोड़ा समझिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे संचित निधि के बारे में। भारत सरकार के पास जितना भी पैसा आता है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से आओ, चाहे हुंडी के माध्यम से आए, चाहे कर के माध्यम से हो या ब्याज के माध्यम से आए, ठीक है, उन सारे पैसा के एक निधि बनता है। निधि मतलब होता है कोष, ठीक है, जिसमें भारत सरकार के ऊपर पैसा रखता है, तो उस कोष को बोलते हैं हम लोग संचित निधि। ठीक है, तो जितने भी आपके सरकारी नौकर होते हैं या बहुत सारे या संवैधानिक पदधारित व्यक्ति होते हैं, उनका जो वेतन भत्ते आपके दिए जाते हैं इसी से दिया जाता है, संचित निधि से। तो इनका भी वेतन भत्तन मतलब राष्ट्रपति के भी वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, और वेतन अभी वर्तमान में कितना है, तो 5 लाख है। तो ये कुछ शर्तें हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, शर्तें से क्वेश्चन कम आते हैं, योग्यता से ज्यादा आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, योग्यता आप लोग पता है। फिर आपके आते हैं आर्टिकल 60।
ऊपर कर दे, इसको लिख लिए। चलिए अनुच्छेद आपके 60। हाँ, आपका भी कहना ठीक है कि भाई अगर किसी देश में आपके प्रति व्यक्ति आय अभी 2 लाख रुपए ले दे करके पहुंचे हैं, उसको किसी व्यक्ति को केवल संवैधानिक पद के आधार पर आप 2.5 लाख रुपए केवल पेंशन दे रहे हैं। हाँ हट गए फिर भी, है ना। ये हटने के बाद देखो पेंशन वाले को तो रोल को सरकारी नौकरी का खत्म कर दिया है, पता आपको। अगर आप गवर्नमेंट में सेंट्रल में केंद्र सरकार में यदि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे और हट गए तो अब आपको पेंशन नहीं मिलता, एक मुश्त आपको पैसा मिलेगा पीएफ मिला करके। तो बाकी लोगों का पेंशन को समाप्त कर दिए और सांसद विधायक अपना पेंशन को रखें, तो ये गलत बात है ना भाई। अपना भी समाप्त करो तुम, ठीक है, जबरदस्ती का बोझ क्यों ले रहे हो। हाँ वो आप समझते, मैं समझता हूँ, वो सरकार जो है ना समझेगा। सरकार तो उसी के माध्यम से बना ना, वो अपने लाभ के लिए सब चीज करेगा वो। हम लोग को भी मिलना चाहिए करके, हाँ वही तो। दूसरा ये है कि उन लोग का हो गया, ठीक है। अभी देखो संसद को बढ़ाने वाले 850 होने वाला है। वित्तीय भार कितना जाएगा भारत सरकार के ऊपर। अभी 545 है ना भाई, है ना। वो आपके लोकसभा में 850 होने वाला है, राज्यसभा का भी बढ़ेगा, फिर ये 500 हो जाएगा राज्यसभा का। सोचो 8 5 1300, 1300 सांसद विधायक होंगे, है ना। एक सांसद विधायक का खर्चा कितना है। संसद का खर्चा आपको पता है एक दिन का शायद 3 करोड़ के आसपास कुछ है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं है। लेकिन वहां आपके संसद का सत्र एक दिन जब चलता है तो इतना आपके खर्चा होता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब शायद एक दिन का एक सांसद या, है ना, एक सांसद का खर्चा शायद 10 हजार के आसपास बनता है, एक दिन का खर्चा उसका, सोचो। तो जबरदस्ती किसका पैसा फूक रहे हैं। जनता का पैसा है ना भाई, हम ही लोग तो टैक्स दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते नहीं करते वही लोग जानेंगे, क्या करते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो चलो आर्टिकल 60 आपके क्या बोलता है, महाभियोग की शपथ। शपथ है ना, राष्ट्रपति के शपथ लिख लेना इसको जी, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है आपके, ये कौन से अनुसूची में शपथ। हम्म, अनुसूची 3 के अनुसार लेंगे, नहीं लेंगे, बताइए। राष्ट्रपति की शपथ है उसमें, नहीं है, पढ़े हैं हम लोग। राष्ट्रपति का जो शपथ है, ठीक है, वो आपके, और उपराष्ट्रपति का शपथ है वो आपके अनुसूची 3 में नहीं है, बाकी सबका आपके शपथ का उल्लेख है, ठीक है। तो शपथ आपके क्या है, राष्ट्रपति आपके शपथ लेगा, ठीक है। दूसरा आपके कौन देगा, तो भारत के, है ना, भारत के सुप्रीम कोर्ट लिख लेना ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, जिसको बोलते हैं आपके CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, या वरिष्ठतम, वरिष्ठतम होता है कि वरिष्ठतम होता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, ठीक है, शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं कि शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के भी मुख्य न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर वो अब्सेंट है या उसका पद अगर खाली है तो उस कंडीशन में जो सबसे आपके वरिष्ठतम है, वरिष्ठतम मतलब होता है आपके जो सबसे लंबे समय तक जो कार्यकाल किए हैं, ठीक है, वो आपके दिलाएंगे। उम्र के आधार पर नहीं रहेगा ना, ध्यान रखेंगे, ये कार्यकाल के आधार पर रहेंगे, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा दिन जो आपके कार्य कर चुके हैं वो, ठीक है। तो दिलाया जाता है, किसका शपथ लेता है ये, संविधान की रक्षा का, संविधान की रक्षा बोलो या सुरक्षा, है ना, संविधान की रक्षा का शपथ लेता है ये, ठीक। तो ये है आपका राष्ट्रपति के शपथ, ठीक है। आपको बस आर्टिकल याद रखना है, डायरेक्ट आपको वहीं से पूछा जाएगा, ठीक। अब आप कहते हैं आर्टिकल 61,
अनुच्छेद 61 क्या है इसमें आपके? महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। तो महाभियोग मतलब होता है ना, हटाने की प्रक्रिया। थोड़ा मोबाइल वगैरह साइलेंट रखो आप लोग, है ना। हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। महाभियोग मतलब होता है हटाने की प्रक्रिया। किसको? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। मेन चीज पूछा जाता है आपके आधार क्या होगा, किस आधार पे हम हटा सकते हैं, आधार बोलो या फिर कारण, किस कारण से, है ना। तो ये आपके एक ही कारण लिखा हुआ है, संविधान का अतिक्रमण, अतिक्रमण, या इसी को होता है उल्लंघन भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब संवैधानिक पद में रहते हुए अगर संविधान के नियम कानून को नहीं मान रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे? अतिक्रमण बोलेंगे, ठीक है। संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एक ही आधार है ना, और इसका कोई दूसरा आधार नहीं है। अगर राष्ट्रपति संविधान के नियम कानून को नहीं मान रहा है, ठीक है, या मनमाना कर रहा है, तो उस कंडीशन में संसद के प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से संसद राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आपकी प्रक्रिया क्या है। तो फिर प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपके क्या है, देखो, हटाने की जो प्रक्रिया आपके संसद से चालू होगा, ठीक है। और संसद के किसी भी सदन, किसी भी सदन से हम शुरुआत कर सकते हैं ना। मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया हम चाहे तो लोकसभा से चालू कर सकते हैं या फिर राज्यसभा से, है ना। पहला पॉइंट, हटाने की प्रक्रिया के पहले हम उसको 14 दिन पूर्व सूचना देंगे, किसको? राष्ट्रपति के, कि आपको हटाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी क्या है, संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, ठीक है। अभी अलग से लिखाऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझिए। संसद के किसी भी सदन से, मतलब चाहे तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं से हम चालू कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये प्रक्रिया चालू करने से पहले हम क्या करेंगे, 14 दिन पूर्व सूचना हम देंगे, किसको? राष्ट्रपति को, कि भाई आपको हटाने वाले हैं। और ये सूचना आपके संसद में भी दिया जाता है ना, लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि प्रक्रिया आपके चालू हो जाएगा तो, ठीक है। 14 दिन पूर्व आपके सूचना दिया जाएगा। उसके बाद आपके हैं, ये दोनों प्रक्रिया होने के बाद आपके किसी भी सदन में जब चालू होगा, ठीक है, तो जैसे मान के चलो किसी भी सदन है, तो एक सदन के 1/4 सदस्य, है ना, एक सदन के 1/4 सदस्य क्या लिखेंगे, लिखित में प्रस्ताव लाएंगे, लिखित में हस्ताक्षर करके क्या करेंगे, आपके प्रस्ताव लाएंगे। आगे समझेंगे इसको ना, अभी मैं पूरा लिखाऊंगा डिटेल से, ठीक है। कोई भी सदन में, जिस सदन में चालू होगा ये प्रस्ताव, वहां आपके क्या है, 1/4 सदस्य क्या करेंगे, लिखित हस्ताक्षर के साथ एक प्रस्ताव लाएंगे। जैसे मान के चलो आपके देखो, लोकसभा में कितना है, 543 है। तो 543 सब के सब तो नहीं रहते हैं, आप जानते हो, पूरा पूरा लोग आपके उपस्थित नहीं रहते हैं। मान के चलो अगर 400 लोग हैं, तो 400 लोग में से कम 100 लोग आपके लिखित में हस्ताक्षर, 1/4 मतलब कितना होता है, 25%, ठीक है। मैथ से पढ़े ना तो आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। 1/4 मतलब 25%, 1/3 मतलब 33%, 33.33%, ठीक है। 1/2 मतलब 50%, ठीक है, ऐसा। तो ये 100 लोग क्या करेंगे, लिखित में हस्ताक्षर लाएंगे, मतलब लिखित में हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाएंगे। और उस प्रस्ताव को उसी सदन में, जिस सदन में लाया गया है, ठीक है, इसमें आपके क्या है, फिर पारित किया जाएगा। और पारित भी कैसा होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। मतलब ये है कि पहले आपके ये केवल प्रस्ताव लाए गए थे 100 लोग हस्ताक्षर करके, अब इसी सदन में जो 400 लोग हैं, ठीक है, इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, कितने, 2/3 बहुमत से। 2/3 मतलब 67%, मतलब 400 का 67% लगभग लगभग कितना हो जाएगा, इसको 2/3 आप कैसे निकालेंगे, 2/3, ठीक है। तो 3 से इसको आप काट दीजिए, कितना बढ़ जाएगा आपका, 3 एकम 3, ठीक है, 3 त्रिक 9 और ये 3 त्रिक 9, लगभग लगभग। तो 133 दूनी कितना हो जाएगा, 266, या 267 ले लो क्योंकि पॉइंट में था। तो मतलब ये कि 400 में से 267 लोग, 67 लोग क्या करेंगे, इसको पारित करवाएंगे बहुमत के साथ, तब जाकर के ये पहले एक सदन में पारित होगा।
फिर आपके ये जो पारित प्रस्ताव ये आपके दूसरा सदन में जाएगा। दूसरा सदन मतलब ये हो सकता है, ये अगर हम लोग लोकसभा में लाए थे तो अब कहाँ जाएगा, ये राज्यसभा में जाएगा। और फिर राज्यसभा में आपके क्या है, 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और जब पारित हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर आपके राष्ट्रपति को युक्ति युक्त तरीके से अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है। मतलब जब सदन में प्रस्ताव लाएंगे तो उस समय राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि भाई किसी भी व्यक्ति को हम बिना पूछे नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, केवल आरोप लगाए ना कि संविधान का आपने अतिक्रमण किया है, तो उसको भी हम क्या रखेंगे, अपना पक्ष रखने के लिए मौका देंगे हम, कि आप बताओ, ठीक है, कि आपके साथ कुछ गलती हुई कि नहीं हुआ है, वो बताएगा। अब उस समय संसद को जो भी लगेगा, चाहे वो माने या फिर ना माने, ठीक है, उस कंडीशन में अगर प्रस्ताव पारित करना रहेगा तो यही प्रक्रिया होगा। ठीक है, तो ये पहला सदन में पारित होने के बाद आपके दूसरा सदन में भी आपके 2/3 बहुमत से ही पारित होना चाहिए। ठीक है, और ये जब पारित हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति अपना पक्ष रख लेंगे, उसके बाद जिस दिन ये प्रस्ताव पारित होगा उसी दिन से आपके राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त माने जाएंगे, या राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। समझ में आ रहा है पूरा प्रक्रिया। ठीक है, एक भी बार नहीं हुआ है भारत में। ठीक है, इतना जटिल बनाया गया प्रक्रिया को हटाने का तो होगा ही नहीं, संभव नहीं है, मुश्किल है ये। समझ में आ रहा है ना। दूसरा ये कि देखो, राष्ट्रपति को चुनता कौन है, पक्ष और विपक्ष वाले, दो ही तो चलते हैं ना हमारे देश में, दो ही पार्टी चलता है, या तो पक्ष में रहेगा तो विपक्ष में। तो जो पक्ष वाले बना करके लाए हैं, जिसके पास बहुमत है, वो कैसे हटा देंगे राष्ट्रपति को। जैसे अभी आपके कौन है, द्रौपदी मुर्मू है ना, उनको लाए हैं आपके बीजेपी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो बीजेपी सरकार के पास आपके आधा से अधिक सीट है, मतलब ज्यादातर सीट है, तो वो लोग कैसे हटा देंगे, 2/3 बहुमत होगा ही नहीं, 267 लोग चाहिए उनको हटाने के लिए, जबकि इससे ज्यादा तो सीट किसके पास है, बीजेपी के पास है। तो हट पाएंगे क्या वो, नहीं हट पाएंगे। इसी कारण अभी तक के किसी भी राष्ट्रपति के लिए आपके ये प्रस्ताव नहीं लाए गए हैं। उपराष्ट्रपति के लिए आपके 2-3 बार प्रस्ताव लाए गए थे लेकिन पारित नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो चलो मैं इसको इनवर्ड में इधर मैं लिखा रहा हूँ, है ना, थोड़ा डिटेल से। ये नहीं हटेगा क्या भाई, हटेगा। ठीक है, चलिए प्रक्रिया देखते हैं ना। तो सबसे पहले आपकी क्या है, इसे संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, इसे संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, बैठो बैठो। दूसरा आपके क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, है ना, 14 दिन पूर्व क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। ठीक है, तीसरा आपके क्या है, ठीक है, हाँ, सदन के सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित हस्ताक्षर के आधार पर प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक है, सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित हस्ताक्षर के आधार पर प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक है, जिसे उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, जिसे उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। फिर आपके तीसरा चरण है इसका, चौथा चरण बोलो। ठीक है, पारित करने के बाद आपके क्या है, ठीक है,
पारित प्रस्ताव, या इसी बीच में लिख लो ना, इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने, कौन सा वाला, ये ये बहुमत है, ये बहुमत है ना। नहीं, पहले में भी आप करवा सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं ना, क्योंकि पक्ष रखना है तो आपके पहले सदन में हो चाहे दूसरे सदन में हो। अगर पहला सदन पारित भी कर लिया तो दूसरा सदन क्या ही कर लेगा, ऐसे वाली बात है ना। तो इस दौरान आपके राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का ना क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है, ठीक है। फिर आपके 5वां नंबर आपके है ना, प्रथम सदन से पारित प्रस्ताव, या इसे लिख लो ना, पारित प्रस्ताव दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, ठीक है। 6वां नंबर लिखना ना, पारित प्रस्ताव दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। उसके बाद आपके हैं पारित किया जाता है, तो जिस दिन आपके पारित होगा उसी दिन से आपके क्या है, राष्ट्रपति के पद मुक्त माना जाएगा, ठीक है। इसी दिन से राष्ट्रपति के पद मुक्त माना जाएगा, मुक्त माना जाता है। मुक्त मतलब होता है कि राष्ट्रपति अपने पद से अब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है, नीचे ला रहा हूं मैं, ये महाभियोग की प्रक्रिया है ना, हटाने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। आधार को याद रखेंगे आप, इसको पूछा जाता है। आधार केवल एक ही है, संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। मतलब संविधान के नियम का पालन अगर नहीं कर रहा राष्ट्रपति, तब जाकर के आपके संसद लाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके आता है कि कौन लाता है, तो संसद लाता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा, है ना, संसद। और संसद जब भी बोलेंगे तो दोनों सदन की बात हो रही है, संसद के अंतर्गत दोनों आते हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है, देखो 6 मैं पॉइंट लिखाया हूं, ठीक है। एक ही पॉइंट में भी पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसको आप, ठीक है। इसे संसद की किसी भी सदन में हम ला सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, ठीक है, कि अब आपको हटाने वाले भैया, थोड़ा तैयारी कर लीजिए, ठीक है, जो भी बताना है, ठीक है। तीसरा आपके क्या है, जिस सदन में हम लाएंगे उस सदन में आपके कम से कम 1/4 सदस्य लिखित में हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाएंगे, और उस प्रस्ताव को उसी सदन में कितने से पारित होना चाहिए, 2/3, ये ध्यान रखेंगे ना, 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है। और जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा उस सदन में, ठीक है, तो ये जाएगा आपके दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में भी आपके फिर भी आपके क्या है, ये भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दोनों सदन के प्रक्रिया के दौरान ही बीच में आपके राष्ट्रपति से उसके पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, चाहे संसद के पहला सदन हो चाहे दूसरे सदन में हो, है ना। बाकायदा उसको युक्ति युक्त आपके समय दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कुछ गलती वलती हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जो भी आपको रखना है रख लीजिए। और जिस दिन आपके दूसरे सदन से संसद में प्रस्ताव पारित होगा है, उसी दिन से आपके क्या होगा, राष्ट्रपति पद से मुक्त माने जाएंगे, मतलब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको प्रक्रिया को पूछा जाता है, मेंस में भी आया है, सीजीपीएससी मेंस में, ठीक है। आगे चले फिर, चलिए अब आप कहते हैं अनुच्छेद क्या है, 62 है ना, आर्टिकल 62, ये राष्ट्रपति तक के आपके डायरेक्ट यहीं तक है ना, डायरेक्ट अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति का, आर्टिकल 62, ठीक है। इसमें बोला गया है कि क्या बोला गया बताइए, हाँ, पद रिक्त नहीं होना चाहिए ना, हाँ, पद राष्ट्रपति के पद का रिक्त ना होना,
इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर आकस्मिक स्थिति में किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति पद छोड़ते हैं या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्वतः उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाते हैं। बताया था आपको। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम, है ना, जो आपके सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे वो आपके राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है। हालांकि अभी तक के आपके मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश एक बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे। आगे पढ़ाएंगे ना, वीवी गिरी के शासनकाल में। हाँ, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिस समय आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। तो वो व्यक्ति आपके क्या है, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दिए थे, तो उस कंडीशन में आपके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो आपके भारत के राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपके मध्य प्रदेश के व्यक्ति है जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो उन्हीं के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ का एक जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा गया है। क्या नाम है उसका? नहीं तो क्या करवाते हैं वहां, हमारे जो लॉ यूनिवर्सिटी ना छत्तीसगढ़ का आपके, हाँ, विधि विश्वविद्यालय, उसका नाम आपके क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, नया रायपुर में है ये। ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर आपके है। क्यों है, तो क्योंकि वो मध्य प्रदेश के व्यक्ति थे वो, और उस समय हमारा छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रदेश का था। ठीक है। तो उस आधार पर उसको नामकरण किया गया है। ठीक है। न्यायाधीश था ना भाई वो, क्या चीज, व्यक्ति मध्य प्रदेश का था, है ना, वो मुख्य न्यायाधीश तो सुप्रीम कोर्ट का था वो। हाँ हाँ, विधि विश्वविद्यालय का नाम उसी के नाम पर किया गया है, ऐसा है वो। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पद का रिक्त न होना, है ना, इसका मतलब यह है कि आकस्मिक कारण से पद, यहां लिखो है ना, आकस्मिक स्थिति में कभी भी पद रिक्त नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, है ना। और इसमें ये भी लिखा है, यदि पद रिक्त होता है किसका, राष्ट्रपति का, तो यथाशीघ्र क्या करवाया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। हालांकि हमारे देश में कोई भी जो चुनाव होता है कोई भी पद के लिए, वो आपके 6 महीने वैलिड है, मतलब 6 महीना लिख दिया गया कि 6 महीने के भीतर उस पद को भरा जाए। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ये नियम लागू नहीं होता है, इसके लिए लिखा गया है यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके आप क्या करवाइए, चुनाव करवाइए। 6 महीना तो लगेगा ही लगेगा, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए अलग से लिखा गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कि यथाशीघ्र इसका क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहां तक क्या आपके हो गए। ठीक है। अब फिर से एक बार पूरा आर्टिकल बताइए मेरे को। आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है, और वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आर्टिकल आपके 53, संघ, है ना, संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में होगा। ठीक है। और इस कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा वो, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और उसके अधीनस्थ कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद या प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल 54, ये क्या बोलता है, निर्वाचक गण, है ना, निर्वाचक गण है। तो निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल है, अरे बोलो, इतना इजी है। निर्वाचित सदस्य रहेंगे, पहला पॉइंट, सब के सब जो भी रहेंगे सब के सब निर्वाचित रहेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसमें आपके सभी राज्यों के साथ साथ आपके केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ा है। तो जहां जहां आपके विधानसभा है वो केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। ये तीन, तो ये सब के सब आपके क्या रहेंगे, उसमें शामिल रहेंगे। निर्वाचक गण के बाद आपके क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा, अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। और कैसे होगा, तो गुप्त मतदान के द्वारा। ठीक है। उसके बाद आपके क्या है उसमें, नहीं उसी में और है ना कुछ कुछ की प्रक्रिया आप बताइए। ठीक है। प्रक्रिया कैसे होगा, हाँ, कम से कम आपके कितने प्रस्तावक होने चाहिए, 50, और 50 अनुमोदक होना चाहिए। हाँ, फीस कितना होगा, नामांकन फीस 15,000 रुपए। ठीक है।
उसके बाद आपके क्या है, नामांकन की वापसी कब होगी, 1/6 अगर वो वोट प्राप्त करते हैं, या फिर 16 से ही 2/3% वोट अगर प्राप्त कर लेंगे तो राष्ट्रपति की नामांकन जब्त नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपके सांसद और विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। विधायक के मत मूल्य कैसे निकालते हैं, सूत्र बताया हूं, राज्य की जनसंख्या बटा टोटल निर्वाचित निर्वाचित विधायक की संख्या और इंटू 100, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके आधार पर आपके एक विधायक का मत मूल्य निकलता है। ठीक है। और ये अलग अलग राज्यों का मत मूल्य अलग अलग निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि हर एक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद आपके सभी विधायकों के मत मूल्य को हम जोड़ते हैं और हम सांसद के मत मूल्य निकालते हैं। तो एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो सभी विधायकों के मत मूल्य का योग बटे कुल निर्वाचित सांसद। निर्वाचित सांसद में आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपके आएंगे। ठीक है। और इस आधार पर आपके एक सांसद का मत मूल्य निकलता है। ठीक है। और इन मत मूल्यों को योग को जोड़ करके आपके लास्ट में किसी भी एक कैंडिडेट को अगर 50% प्लस एक वोट अगर प्राप्त होता है, मतलब 50% से अधिक वोट प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। समझ में आया पूरा प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है ना, जो अभी वाला जो प्रक्रिया पढ़े और ये वाला इंपॉर्टेंट है, हटाने की प्रक्रिया दोनों इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है। फिर आपके क्या है, आर्टिकल 56। 56 क्या है, कार्यकाल कितना साल, 5 साल। लेकिन उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, 5 साल तो सामान्य होता ही है, लेकिन वो तब तक पद को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका उत्तराधिकार ना आ जाए। उत्तराधिकार मतलब होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जब तक के चुन करके नहीं आएंगे तब तक ये अपना पद को रिक्त नहीं करेंगे। ठीक है। भले 5 साल से ओवर हो जाएगा, चलेगा वो। ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, पुनः निर्वाचन है कि योग्यता है, नहीं पुनः निर्वाचन है। ठीक है। 57 पुनः निर्वाचन मतलब कोई भी राष्ट्रपति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है। भारत में एक ही व्यक्ति हुए जो आपके 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद आपके 58 योग्यता है। ठीक है। या अहर्ताएं हैं। ठीक है। 4 ही योग्यता लिखे, ध्यान रखेंगे, चारों की याद रख लेना। ठीक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। मंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है। इनको आपके लाभ का पद नहीं माना है। नहीं, एक चीज और है इसमें, हम लोग भूल गए लिख लेना, तो राज्यपाल भी है इसमें, ये राज्यपाल भी लिखा है। राज्यपाल के पद को भी हम लाभ का पद नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे राज्यपाल आपके क्या बने हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है। राज्यपाल भी लिख लेना। ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, 59 आपके क्या है, शर्तें, कमिंग कमिंग। कैसे लेट आ रही हो नंदनी, नींद नहीं खुल रहा है क्या? हाँ बताइए, शर्तें है ना, तो शर्तें के लिए क्या है 59 में, हाँ यदि कोई भी सांसद या विधायक राष्ट्रपति बनता है तो जिस दिन शपथ लेगा उसी दिन उसका पद समाप्त माना जाएगा। फिर हाँ, पद के दौरान वो कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है। तीसरा आपके है, उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और कितना है वेतन भत्ता, 5 लाख है। उसके बाद उसके अलावा आपके पूरे सरकारी सुविधा उसको मिलेंगे, बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, सब चीज है ना, उसका हर चीज मिलता है। मतलब आपके खाने पीने के, बिजली बिल वगैरह से लेकर के मोबाइल का बिल, सब चीज मिलता है। ठीक है। मतलब शुद्ध 5 लाख उसका केवल पेमेंट ही है वो। समझ में आ रहा है? आप लोग को इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है। मिल ही रहा तो क्या पेमेंट देना है कि नहीं। तो ये है ना भाई कि वो आपके किसी प्रकार के बेचारा भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहता, उसको पैसा इधर से नहीं कमा सकता। लेकिन मंत्री विधायक लोग क्या होते हैं, वो भले पेमेंट उसका कम रहेगा लेकिन वो करोड़ों में खेलता है, नहीं खेलता है, बताइए। ठीक है। तो उसके बाद आपके क्या है लास्ट, महाभियोग राष्ट्रपति का। अच्छा शपथ, पहले 60 में क्या है, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। उसके बाद आपके 61 क्या है, शपथ। अच्छा महाभियोग है, सॉरी, हाँ अच्छा 59 को भूल गए थे ना, हाँ ठीक। तो शपथ हो गया, फिर आपके महाभियोग। ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी बताइए, इधर ध्यान दीजिए सब, इधर देखो। हाँ
हाँ, संविधान का अगर उल्लंघन करेगा तब, है ना। इधर से कोई बताओ चलो प्रक्रिया को। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, हाँ। लोकसभा या राज्यसभा। हम्म। राष्ट्रपति को 14 दिन की सूचना दी जाएगी। या पिछला भी उपलाया जा सकता है। हम्म। और 1/4 सदस्यों के द्वारा लिखित प्रस्ताव में हस्ताक्षर लिया जाता है। हाँ, फिर 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाएगा उसी सदन में, ठीक है। वहां जब पारित हो जाएगा तब फिर दूसरा सदन में जाएगा। फिर दूसरा सदन आपके क्या है, जो आरोप है उसको जांच करेगा और राष्ट्रपति को युक्त क्या करवाएगा, अपने पक्ष रखने का मौका देगा, ठीक है। और उसके बाद आपके फिर उस सदन में उस प्रस्ताव को पारित करवाया जाएगा 2/3 बहुमत से, और जिस दिन से ये पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल 62, जिसमें आपके क्या है, राष्ट्रपति को हम उसके पद को कभी भी हम रिक्त नहीं रखेंगे, ठीक है। मतलब अगर आकस्मिक स्थिति में अगर उसका डेट होता है या फिर अपना पद को त्याग देता है तो स्वतः उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाते हैं। शपथ पद लेने की जरूरत नहीं उसको, है ना, डायरेक्ट आपके क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं वो, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके एक दो पॉइंट और है जिसमें आपके राष्ट्रपति के आर्टिकल से संबंधित है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 71 लिख लो। 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उस समस्या का निराकरण केवल केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव से संबंधित अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उस समस्या का निराकरण केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक। तो यहां आप लिखो राष्ट्रपति एवं, दोनों के बारे में लिखा है ना, राष्ट्रपति एवं, क्यों उपराष्ट्रपति भी लिखा है दोनों, क्योंकि देखो हम लोग 62 तक राष्ट्रपति, उसके बाद आपके बीच में 63 से 67-68 तक किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद ये आएगा ना आर्टिकल 71, तो इसी कारण दोनों को लिखा है ना। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निराकरण, है ना, या सुनवाई बोल सकते हो, निराकरण सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। हाई कोर्ट की ऐसी पावर नहीं दी गई है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, हाई कोर्ट या फिर जो लोअर कोर्ट होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उसको ये पावर नहीं दिए गई, ये शक्ति नहीं दी गई है। केवल और केवल को सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा, ठीक है। फिर आपके आर्टिकल 72, है ना, हालांकि न्यायिक शक्ति में भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पास आप लिख लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 72, ये आपके हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का लिखना ना, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का क्षमादान, या राष्ट्रपति की लिख लो यहां पास, क्षमादान की शक्ति, ठीक है। मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी व्यक्ति जिसके ऊपर आपके कुछ कानूनी कार्रवाई हो रहा है, ठीक है, वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से, है ना, मतलब मंत्रिमंडल के सहयोग से उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है। या फिर सैन्य न्यायालय के माध्यम से अगर किसी को कोई सजा अगर प्रदान की गई है, सैन्य न्यायालय मतलब जानते हो, ठीक है, जिसमें आपका सेना वेना का सुनवाई होता है, जैसे, है ना, हाँ, तो उस कंडीशन में भी आपके राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपके अपने इस शक्ति के माध्यम से, क्षमादान की शक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति को आपके क्षमा कर सकता है। तीसरा पॉइंट, सब कर सकता है, ठीक है। अभी देखे ना 5 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, फांसी को भी, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड अगर दिया गया है तो उस मृत्युदंड को भी रोकने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे इसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। स्वविवेक मतलब अपने खुद के सोच समझने से ये तय नहीं होगा, ये हमेशा आपके तय करेंगे कौन, इसके सहयोगी, है ना। इसके सहयोगी कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। तो हमेशा जब भी आपके राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं, एक दो काम को छोड़ करके, आगे हम लोग पढ़ेंगे सोवियत की शक्ति में, एक दो काम को छोड़ करके बाकी सारे काम आपके राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सहयोग से ही करता है। इसी कारण आपके आर्टिकल 74 अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। राष्ट्रपति के, है ना, संवैधानिक कार्यों को छोड़ करके अन्य सभी कार्यों के लिए एक सहयोगी संस्था होगा जिसका नाम है आपके मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, और उसी के माध्यम से राष्ट्रपति सारे काम को करता है। तो यहां पास भी जो क्षमादान की शक्ति है ये इसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है,
मतलब स्वयं ये फैसला नहीं ले सकता है, ये फैसला कौन लेगा, मंत्रिमंडल लेगा या फिर मंत्रिपरिषद लेगा। ठीक है, एक्चुअली मंत्रिमंडल लेता है, मंत्रिपरिषद बहुत बड़ा हो जाता है। मंत्रिमंडल मतलब होता है बहुत छोटा, थोड़ा इसी को समझ लीजिए पहले तो। मंत्रिपरिषद मतलब होता है टोटल मंत्रियों की संख्या कितना होता है, केंद्र में आपके 78 मंत्री हो सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो प्रधानमंत्री और उसके पूरा आपके समूह, उसको बोलते हैं आपके, ये टोटल आपके 78 मंत्री, उसको बोलते हैं आपके मंत्री परिषद। और इसी में से जो सबसे प्रमुख मंत्री, जो लोग आपके ज्यादातर फैसले लेते हैं, शासन कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलाना है, नीति नियम कैसे बनाए हैं, तो उसमें से आपके कुछ प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उसको बोलते हैं आपके मंत्रिमंडल। कैबिनेट जिसको बोलते हैं, नाम सुने हैं कैबिनेट मंत्री, ऐसा सुनते कि नहीं सुनते हैं, वो है। दूसरे पॉइंट ये कि ये जो कैबिनेट शब्द है हमारे संविधान में, मूल संविधान में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ है, इसका प्रयोग हम लोग बाद में किए हैं, जब आपके आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उस कंडीशन में शर्त के आधार पर इसको हम लोग लागू किए थे। तो इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो मंत्रिपरिषद मतलब पूरे मंत्रियों का समूह प्रधानमंत्री के साथ, और मंत्रिमंडल मतलब होता है इसी में से कुछ मंत्रियों का समूह जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके साथ आपके प्रधानमंत्री हमेशा आपके कुछ ना कुछ निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपके मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल में से आपके एकदम प्रमुख मतलब 5 से 7 लोगों का जो समूह होगा उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। इसको बोलते हैं कैबिनेट और इसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब होता है प्रधानमंत्री जिसके साथ हमेशा उठना बैठना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री हमेशा किसके साथ रहते हैं, या तो अमित शाह साथ मिलेंगे, वो मिलता है, कौन है अमित शाह, गृह मंत्री है। या तो राजनाथ सिंह रहेंगे रक्षा मंत्री, या वित्त मंत्री रहेंगे कौन, निर्मला सीतारमण। ठीक है, या फिर आपके 1-2 मंत्री और रहेंगे, इनके अलावा और आप उसको नहीं देखेंगे, यही 3-4 लोगों के साथ। मतलब ये है कि हमेशा जो उठना बैठना है, ठीक है, और कुछ ना कुछ आपके सोचना है विचारना है, तो वो आपके होता है किचन कैबिनेट। किचन मतलब जानते हैं, रसोई घर। किसको लेकर के जाते हैं आप रसोई घर में, जो सबसे खास हो, सबको लेके चले जाते हैं क्या, जैसे मैं आपके घर जाऊंगा डायरेक्ट किचन देखना लेके जाओगे, आओ सर हमारे घर का किचन देखो करके, नहीं लेके जाएंगे ना भाई, दिखा देंगे अलग बात है, लेकिन मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अपने से कोई व्यक्ति कब जाता है आपके घर में किचन तक के, जब वो बहुत ज्यादा खास हो। वरना जो भी आपके जितने भी प्रमुख दोस्त यार होंगे आपके क्या है, हाल तक ही सीमित रहेगा ना भाई, बैठक रूम तक, ऐसा थोड़ी ना कि किचन में चले जाएगा वो। तो किचन का मतलब है एकदम प्रमुख, जिसके साथ इनका चाय नाश्ता होता है प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की जो शक्ति उसका वो स्वविवेक की शक्ति नहीं है। ठीक है, वो किसके माध्यम से करते हैं, मंत्रिमंडल के सहयोग से इसको लागू करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर आपके राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो यहां लिखेंगे कि यह शक्ति है ना, या इस शक्ति को लिखो, ऐसा लिखो, इस शक्ति का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिमंडल के सलाह से करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो, या जिसे लिखो ना, जिसे न्यायालय के द्वारा, जिसे न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान किया है, दंड का प्रावधान किया है, कोष्टक में लिखेंगे मृत्यु दंड भी, है ना, मृत्यु दंड भी मतलब अगर मृत्यु दंड भी अगर दिए हैं, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को जिसे न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान किया है, या सैन्य न्यायालय, सेना न्यायालय जिसको बोलते हैं ना, सैन्य न्यायालय के द्वारा दंड की घोषणा ना, या घोषणा मत देखो, सीधा दंड भी देते हैं तब भी उसको कम कर सकते हैं ना, के द्वारा दंड
दिया गया हो, है ना, दिया गया हो को क्षमा कर सकता है। ठीक है, क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को जिसे न्यायालय के द्वारा, है ना, दंड का प्रावधान किया है, मतलब चाहे मृत्यु दंड भी क्यों ना दिया हो, उसको वो रोक सकता है या कम कर सकता है, या सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया हो, ठीक है, उसके ऊपर भी आपके अगर कार्यवाही हुआ है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति रोक सकता है। लेकिन ये किसके माध्यम से रोकेंगे, मंत्रिमंडल के सलाह से ही रोकेगा ये, है ना, इसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है, ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपकी क्षमादान की शक्ति में 5 प्रकार की शक्ति इसको दी गई है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति के तहत 5 प्रकार के क्षमा का उल्लेख है। ठीक है, 5 प्रकार के, है ना, क्षमा का उल्लेख है इसमें। ये क्वेश्चन आपके ना पीएससी में पूछा गया, ध्यान रखेंगे ना, पीएससी का अगर पुराने क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके पूरा आपके दिया गया है ना। तो 5 प्रकार के आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपका है क्षमा। क्षमा मतलब होता है आपके पूर्णतः माफ कर देना, पूर्णतः माफ कर देना। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय के द्वारा क्या दिया गया है, दंड दिया गया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो बहुत लंबे समय से आपके क्या है, जेल में रहा होगा और उसकी आपकी क्रियाकलाप बहुत अच्छा रहा होगा, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को वो, है ना, माफी के लिए गुहार दे सकता है। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के ऊपर है, राष्ट्रपति की नहीं, मतलब मंत्रिपरिषद के ऊपर है, मंत्रिमंडल के ऊपर, कि वो आपके क्षमा करवाना चाहेगा तो राष्ट्रपति के माध्यम से उसको क्या करवा सकता है, क्षमा करवा सकता है, पूर्णतः माफ करना। जैसे इसका उदाहरण आपके संजय दत्त ने बताया था, संजय दत्त को 6 साल के लिए सजा हुआ था, लेकिन उसको 3 साल में ही आपके छोड़ दिए गए थे। क्यों, क्योंकि उनका वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था भाई, एक ही बार आपके वो प्रॉब्लम किए थे ना। दूसरा ये कि जेल में उसका व्यवहार बहुत अच्छा था सबके साथ, तो इन सारी चीजों को देखा जाता है। दूसरा ये कि उसका पुराना रिकॉर्ड कैसे था वो भी देखा जाता है, कि देश के स्तर पर वो क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज को देखते हुए कि क्या है, माफ किया जा सकता है। नहीं, वो लेटर लिख सकता है, उसको अधिकार है ना भाई। हाँ, अरे भैया कोई ना कोई तो लिखेंगे ना, वहाँ क्या, जेल में इतने सारे लोग रहते हैं ना, उसके एक प्रक्रिया है, वो अपना लिखवाएगा। ठीक है, अभी आप पता है 15 अगस्त के दिन आपके 6 लोगों को छोड़ा यहाँ सेंट्रल जेल से, पता है कि नहीं आप लोग को, रायपुर के सेंट्रल जेल से 6 या शायद 4 लोग हैं, उन लोग को छोड़ा गया है। मतलब उनका आपके सजा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी उनको छोड़े हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो जेल में आपके जो क्रियाकलाप था बहुत अच्छा था। एक जने व्यक्ति को 14 साल का आपके वो हुआ था, मर्डर किया था वो गांव में किसी का, वो बता रहा था, उसको इंटरव्यू आया है, आप नहीं देखें क्या, है ना, उसको पूछा गया कि कैसे गए थे, तो बोला था कि बच्चों के झगड़ा मैंने एक जने को मार दिया, मर गया वो। अब उसको बेचारे 14 साल का सजा हो गया। अब 14 साल का था तो उसको 10 साल के बाद छोड़ दिए गए, 4 साल उसका जबकि बचा था। तो वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था, जेल में उसका ठीक ठाक व्यवहार रहा होगा, क्योंकि जेलर लोग भी देखते हैं ना भाई कि कौन व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, उस आधार पे आपकी रिपोर्ट जाता है आगे कि ये व्यक्ति का हाँ हम छोड़ सकते हैं, छोड़ने लायक है, समाज में ठीक ठाक काम करेगा बाहर छूट करके। अब जो लोग आपके हार्डकोर क्रिमिनल है, पहले से आपके चोर उचक के हैं, मर्डर वर्डर का उसका पेशा ही है, तो ऐसे लोगों को छोड़ेंगे क्या बताओ, जो ऑलरेडी आपके 4-5 बार जेल जा चुके हैं मर्डर में ही, और अगर फिर से आ गया है तो उसको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो फिर छूटेगा फिर वही काम करेगा वो। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपकी एक प्रक्रिया होता है ना, डायरेक्ट नहीं होता है, प्रक्रिया के माध्यम से होगा ये। पहला आपके क्षमा, दूसरा आपके क्या है, परिहार। परिहार मतलब होता आपके क्या है, प्रकृति में समान लेकिन मात्रा में आपके कमी, प्रकृति में समान लेकिन मात्रा में कमी। ठीक है, ये आपके किया जाता है परिहार। ठीक है, इसका मतलब समझिए, प्रकृति में समान मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मान के चलो, अगर 6 साल का
उदाहरण के बता रहा हूँ, है ना। एक कोई व्यक्ति है जिसको 6 साल का क्या है आपके कठोर कारावास है, ठीक है। कठोर कारावास, कठोर मतलब जानते हो, लाइट वेट नहीं रहेगा उसके रूम में, अंधेरा में रखा जाता है, पहले आपके अंग्रेज लोग जैसे रखते थे। और हो सकता है आपको ऐसा कमरा भी नहीं माले ना मिले, ऐसा आपके छोटा सा आपके ये 4x6 का आपके वो रहेगा, बस उसी में आप लेटर हो दिन और रात। समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं कठोर कारावास, है ना। मतलब अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलेंगे आपको ऐसे। तो कठोर कारावास मतलब ये देखो, प्रकृति में समान लेकिन मात्रा में कमी। तो क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति कठोर कारावास ही रखेंगे, प्रकृति समान रहेगा। इसको 6 साल के हम क्या कर सकते हैं, 3 साल कर सकता है वो। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कठोर कारावास आपकी क्या है, इसकी प्रकृति है, कठोर कारावास ही रखेंगे, लेकिन इसके मात्रा को कम कर सकते हैं। मात्रा पहले क्या था, 6 साल था, अब उसको 3 साल कर सकता है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके परिहार। समझ में आ रहा है। तीसरा आपके क्या है, प्रविलंबन। प्रविलंबन, ठीक है। प्रविलंबन मतलब होता है आपके अस्थायी निलंबन, निलंबन, ठीक है। तो अस्थायी निलंबन मतलब होता है कि अभी जब तक चाहेगा राष्ट्रपति तब तक उसके अब की सजा को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी को अगर फांसी है, फांसी का सजा हो चुका है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, तो अगर राष्ट्रपति जब तक चाहेगा उसको रोक सकता है, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 साल, 10 साल, जब तक चाहे। मतलब अभी वो क्या है, रोक लगा दिया, अस्थायी निलंबित करके रखा है। समझ में आ रहा है। इधर का डेट आ चुका है फांसी का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसको फांसी देना है, ठीक है। लेकिन अभी राष्ट्रपति क्या बोला है, रुकिए अभी, ठीक है। अब वो आपके डेट निश्चित नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल आपके क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते आपके प्रविलंबन। हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्या है, चौथा नंबर, लघुकरण। लघुकरण मतलब जान रहे हो, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, कम कर देना, ठीक है। लघुकरण, लघुकरण है ना, लघुकरण मतलब आपके सजा कम कर देना, लिखो सजा कम कर देना, कर देना, है ना। तो अभी मैं बताया हूं, यही आप ले लो, रायपुर जेल से जिसको छोड़े हैं, 14 साल का उसका सजा था, 14 साल का उसका सजा था, ठीक है। लेकिन उसको 10 साल में छोड़ दिए गए, तो क्या किया गया, सीधा लघुकरण हो गया, उसका सजा डायरेक्ट कम हो गया ना भाई, ठीक है। अच्छा, जो राज्य स्तर पर जो होता है आपके राज्यपाल करेगा, ये सारी शक्ति राज्यपाल को भी है, बशर्ते आपके सैन्य न्यायालय के जो मामले हैं और जो मृत्युदंड है उसमें आपके राज्यपाल को अधिकार नहीं है। बाकी सारे जो अधिकार जो राष्ट्रपति को, वही आपके राज्य स्तर पर राज्यपाल को भी है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, राष्ट्रपति को जो अधिकार है क्षमादान का, वही अधिकार आपके राज्य स्तर पर राज्यपाल को है। लेकिन सैन्य न्यायालय और आपके मृत्युदंड, इन दोनों को छोड़ करके ये दोनों मामले केवल केवल कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा, ठीक है। तो हमारे राज्य में जिसको छोड़ा गया, आपकी इसके माध्यम से छोड़ा गया उसको, राज्यपाल के, हाँ, राज्यपाल के हस्ताक्षर से छोड़ा गया उसको, ठीक है। जो 14 साल था उसको 10 साल के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपके, तो इसको बोलते हैं आपके लघुकरण, ठीक है। लास्ट आपके क्या है, 5वां नंबर, विराम, ठीक है। नाम से देखो ऐसे याद रखेंगे, विराम मतलब विशेष परिस्थिति, परिहार मतलब प्रकृति, ऐसे परिहार प्रकृति, परिहार प्रकृति, ऐसे याद रखेंगे आप। समझ में आ रहा है, याद रखने में दिक्कत हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और विराम मतलब होता है विशेष परिस्थिति, ठीक है। याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप याद रखेंगे। विराम मतलब विशेष परिस्थिति में सजा रोक देना या कम कर देना, या कम कर देना, है ना, ठीक है। तो विशेष परिस्थिति क्या हो सकता है, तो वही हो सकता है जिसको मैं बताया हूं, जवान मूवी वाला विशेष परिस्थिति, है ना। हाँ, अगर किसी महिला को अगर कोई फांसी वांसी का सजा है, ठीक है, तो उस या कोई मेंटल वेंटल है, तो उस कंडीशन उसको फांसी नहीं दी जाएगी। या शारीरिक अगर समस्या है, मैं बताया भी हूं, अगर खाली अगर आपको बुखार भी है तब भी आपको फांसी नहीं दी जाएगी। समझ में आ रहा है ना, पूरा आप अंदर से स्वस्थ होना चाहिए, तब जाकर के क्या दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा।
तो ये आप हमारे देश का कानून बोलता है ना कि मरना ही है तो ठीक बात है, मारना ही है तो ठीक बात है, लेकिन कमजोर को थोड़ी ना मारेंगे आप, जिसका बॉडी आपके सहनशील नहीं है। अब बीमार से तड़प रहे आदमी है, उसको आप मारोगे? सोच के देखो आप। मतलब ये कानून बोलता है ना, हमारे हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो जब मारना ही तो इसमें क्या देखना है, जैसे भी वो मार ही दो। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कानून ये बोलता है, ठीक है, कि भाई कम से कम स्वस्थ होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है। मतलब उसके साथ एक प्रकार से आप जाति नहीं कर रहे हो, प्राकृतिक न्याय नहीं हो रहा है ना भाई। आप किसी कमजोर को या जो ऑलरेडी आपके शरीर से आपके क्या है प्रॉब्लम है या बीमार है, उसको आप फांसी दे रहे हो, तो ये तो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो गया, नेचुरल जस्टिस। समझ में आ रहा है? नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि जैसे आप लोग स्वस्थ हो तो आप लोग क्लास आए हो, जो लोग बीमार है वो लोग क्लास नहीं आए हैं, तो ये आपके प्राकृतिक न्याय हो ना भाई, उसको अधिकार है, वो आप क्लास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसको समस्या है, लेकिन आप लोग को नहीं, तो आप लोग आए हैं ना भाई। अब लेकिन उसको मैं बोलूंगा कि नहीं, यहाँ आकर के बैठो, जिसको अगर बीमार है वो लोग, तो ये क्या हो गया? नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो गया ये, क्योंकि ये उसका अधिकार है, ठीक है। तो यही चीज इसमें लिखा है, विशेष परिस्थिति में अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको सजा नहीं दी जाएगी। प्रेग्नेंट है तो उसको आपके सजा रोक दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं आपके, हाँ। तो मैं तो बताया ना, जवान मूवी आप देखें कि नहीं देखें, ठीक है। उसमें आपके क्या, दीपिका पादुकोण को बाद में फांसी होता है आपके, ठीक है। तो ये सारे आपके ये 5 प्रकार से क्या है व्यवस्था बनाई गई है। समझ में आया? क्या क्या है? क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, लघुकरण और विराम, ठीक है। तो पांचों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पेपर में पूछा गया, यही 5 आपके राज्यपाल के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू। फिर आज का क्लास है ना ऑफ करते हैं, ठीक।